हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ चार्जेस के बारे में और उसमें हमने पहली वाली प्रॉब्लम ली थी जिसमें हमने एक इनफाइनाइट ग्राउंडेड प्लेन लिया था और उसके ऊपर हमने डी डिस्टेंस पे क्या रखा था, चार्ज रखा था। फिर हमने उसके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड आउट किए थे उस सिस्टम के लिए। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि वो सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके लिए हम कन्वेंशनल मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और अदर थिंग्स को नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हमने यूज़ किया था मेथड ऑफ इमेज चार्जेस। हमने क्या माना था कि जो ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है वो एक मिरर की तरह काम करेगा, तो जो चार्ज होगा उसकी एक इमेज बनेगी, राइट। उसके लिए हमने डिफरेंट पैरामीटर्स निकाले थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी निकाली थी प्लेन के ऊपर, ठीक है। हमने टोटल चार्ज निकाला था प्लेन के ऊपर, हमने फोर्स बिटवीन द प्लेट एंड द प्लेन हमने निकाला था। तो ये सब हमने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो आज जो हम लेने वाले हैं उसी का सेकंड पार्ट। जब हमने आपको मेथड ऑफ इमेजेस बताई थी तो हमने बताया था उसमें दो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक इनफाइनाइट ग्राउंडेड प्लेन वाली और एक होती है ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर प्लस पॉइंट चार्ज। तो पहली वाली प्रॉब्लम को तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी है सेकंड प्रॉब्लम की। सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके साथ में एक पॉइंट चार्ज है। तो ये सिस्टम है, दोनों को मिलके एक ये सिस्टम बना। तो इस सिस्टम के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको मैं बता दूं, जो ये पहला वाला सिस्टम है जिसमें इनफाइनाइट ग्राउंडेड प्लेन है और एक पॉइंट चार्ज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे रिलेटिवली ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेकंड वाला जो है पार्ट है ग्राउंडेड स्फीयर वाला, उस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे या नहीं आते हैं, राइट। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q लोकेटेड एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई R। तो कोई ये हमारे पास स्फीयर है ये, और इसकी रेडियस कितनी है, R है। बेस्ड ऑन द इमेज चार्ज मेथड कैलकुलेट। तो ये स्फीयर है हमारे पास, इसकी रेडियस R है और जो स्फीयर है वो क्या है, ग्राउंडेड है। तो यहाँ पे जो स्फीयर है उसकी रेडियस R है, जो स्फीयर है वो कैसा है, ग्राउंडेड है, ठीक है। जो चार्ज Q रखा है वो A डिस्टेंस रखा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये हमने Q चार्ज रखा फ्रॉम द डिस्टेंस A फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर। हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है कि इमेज चार्ज क्या होगा एंड इसकी डिस्टेंस क्या होगी फ्रॉम स्फीयर, हमें ये निकालना है। तो देखिए होगा क्या, अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये फिगर कैसे चेंज होगा। देखिए यहाँ पे ये प्लस Q चार्ज रखा है, आप सभी को पता है चूंकि ये स्फीयर जो है ये कंडक्टिंग है, राइट, और ग्राउंडेड है। तो ग्राउंड क्या होता है एक्चुअली, इट इज द सोर्स ऑफ चार्जेस होता है। सोर्स किसको बोलेंगे या सिंक किसको बोलेंगे, देखिए दो टर्म्स होती हैं, सोर्स या सिंक। तो सोर्स वो चीज होती है जिसमें से अगर हम कुछ ले भी लें तो उसकी अपनी क्वांटिटी में कुछ फर्क ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर सी वाटर से मैं एक गिलास वाटर ले लूंगा तो सी के वाटर में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आएगा नहीं। तो सी क्या हो गया हमारे लिए, वाटर का सोर्स हो गया, करेक्ट। और अगर मैं बात करूं वैसे ही सिंक को हम अदरवाइज ले सकते हैं। तो ऐसे ही जो ग्राउंड होता है इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सोर्स कैरी करता है, या हम कह सकते हैं ग्राउंड चार्जेस का सोर्स है, राइट। सोर्स है मतलब उससे जितना मर्जी उतना चार्जेस ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी इस पर्टिकुलर फेस पे, स्फीयर के इस पर्टिकुलर फेस पे नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, करेक्ट है। नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, तो नेगेटिव चार्ज जब इसकी फेस पे आएगा तो क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। बट चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, आपको पता है लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म नेचर का होगा, राइट, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो प्रॉब्लम क्या होगी, इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स निकालना बहुत टफ हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड ऑफ इमेज चार्जेस। तो हम इस नेगेटिव चार्ज को, लास्ट लेक्चर में हमारे पास एक प्लेन था, प्लेन के ऊपर चार्ज था प्लस Q, राइट, उसके नीचे हमने इमेज बनाई थी। ऐसे इसके लिए जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी। लेट से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बनी और चार्ज है Q डैश।
क्यू डैश लेट से इमेज चार्ज है, वही निकालने के लिए बोला है उसने, राइट। तो अगर ये मिरर है, हम बात करें अगर इस फेस को हम मिरर की तरह लें तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, अंदर बनेगी। और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लेट से हमने बोला कि कितना डिस्टेंस है इसका, b डिस्टेंस है। तो इमेज चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस b है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इमेज चार्ज कैलकुलेट करना है और उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है स्फीयर से। तो चलिए, तो हमें सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन लिखनी पड़ेगी, राइट। किसी भी सिस्टम को सॉल्व, लास्ट टाइम भी हमने यही किया था। तो बाउंड्री कंडीशन लिख दीजिए पहले। तो बाउंड्री कंडीशन है इस सिस्टम के लिए, व्हेन v एट r इज इक्वल टू r, यानी कि जब रेडियस की वैल्यू कैपिटल R है, यानी कि स्फीयर की बात कर रहे हैं, उस समय v की वैल्यू क्या है, 0 है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एट r इज इक्वल टू कैपिटल R, v इज इक्वल टू 0. This is the boundary condition which should be satisfied by this image charge. तो इमेज चार्ज को हमने पूरे स्फीयर के चार्ज की जगह पे रख दिया है, रिप्रेजेंट कर रहा है वो पूरे स्फीयर के चार्ज को। तो हम क्या कह सकते हैं कि इमेज चार्ज को इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम लिखते हैं, सपोज कीजिए कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं हम, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर दिया r, थीटा, फाई, ठीक है। तो r, थीटा, फाई हमने पॉइंट कंसीडर कर दिया, जिसकी q से हम डिस्टेंस लिख लेते हैं, लेट से q से इसकी डिस्टेंस है r1, ओके, और इससे इसकी डिस्टेंस है r, और q डैश से इसकी डिस्टेंस है लेट से r2, ओके। q डैश से इसकी डिस्टेंस कितनी है, r2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है हमें। Therefore, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट P कैन बी रिटन एज। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने स्फीयर का चार्ज अब छोड़ देंगे, अब हम उसकी जगह एक रिप्रेजेंटेटिव हमने बिठा दिया है क्यू डैश, कि पूरे स्फीयर के चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू डैश, इसीलिए उसको इमेज चार्ज बोलते हैं, राइट। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा P पॉइंट पे, P पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो सिंपली 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस Q की वजह से कितना होगा, इस Q की वजह से होगा Q अपॉन R1, राइट, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस Q डैश की वजह से कितना होगा, ये हो जाएगा Q डैश अपॉन R2, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हमें R2 और R1 को किसकी टर्म में लिखना पड़ेगा, A R की टर्म में लिखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि A डिस्टेंस है सेंटर से Q की, R डिस्टेंस है P की फ्रॉम द सेंटर, एंड ये B जो डिस्टेंस है वो Q डैश की हमने एज्यूम की है, जो हमें कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर को हम बोल देते हैं O। तो चलिए, लेट से ये एंगल है थीटा, यहाँ पे ये एंगल R कितना एंगल बना रहा है, P को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है OP लाइन, इस A लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, R1 को फ्रॉम ट्रायंगल लॉ क्या लिख सकते हैं बताइए। R1 को हमें लिखना है R और A की टर्म में, और R2 को हम लिखेंगे R और B की टर्म में। तो बताइए, R1 ये है, थीटा के सामने वाली साइड है, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा, राइट। और R2 यहाँ पे आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू कौन से ट्राइंगल से लेंगे R2, देखिए R2 आएगा इस वाले ट्राइंगल से, राइट, ये वाला जो ट्राइंगल है। तो R2 थीटा के सामने वाली साइड है, तो ये आ जाएगा B स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2BR cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया R1 और R2। देखिए, आपको अगर समझना है तो आपको इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई भी अगर ट्राइंगल है, इस तरीके से आपने लिख दिया, कोई भी ट्राइंगल है और ये थीटा है, लेट से ये A है, ये B है, ये C है, तो ट्राइंगल लॉ आप कैसे लिख सकते हैं, ये जो C की वैल्यू है, C इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज B स्क्वायर
माइनस 2ab cos थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन है। तो वही हमने देखा, देखिए पहले वाले उसमें हमने कौन सा लिखा, लेट्स से ये ए पॉइंट है तो ट्राइंगल था OPA, तो OPA ट्राइंगल में जब हमने अप्लाई किया तो R1 की वैल्यू इतनी आ गई। देखिए R1 क्या है, थीटा के सामने वाली साइड है तो R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा, और R2 क्या हो जाएगा सिमिलरली R स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2BR cos थीटा। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए अब इस वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास VP आ जाएगा, VP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा Q ओवर, राइट, ये टर्म है हमारे पास, तो ये हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा हमारे पास Q डैश अपॉन, और R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2BR cos थीटा। देखिए आपको इसके लिए ट्रायंगुलर लॉ पता होना चाहिए, राइट, तो ट्रायंगुलर लॉ ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हमें पता है कि जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होगी, जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होगी, या इस सरफेस में मैं बात करूं, उस केस में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि मुझे पता है जहां पे भी स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होगी उस प्लेस पे पोटेंशियल जीरो है। वही हमारी इस पूरी प्रॉब्लम के लिए क्या है, बाउंड्री कंडीशन है। और आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने यूनिकनेस थ्योरम बताई थी आपको, तो कोई भी सिस्टम अगर किसी पर्टिकुलर सिस्टम की बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो उसकी लाप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा पोटेंशियल, वो पर्टिकुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही हमने लास्ट लेक्चर में बताई थी, यानी कि ये इमेज चार्ज, ये वाला जो इमेज चार्ज है और ये चार्ज है, इसको अगर हम ओरिजिनल सिस्टम क्या है, एक ग्राउंडेड स्फीयर है और उसके साथ चार्ज है, इसकी जगह अगर रिप्लेस करना चाह रहे हैं, सो इन दैट केस इन दोनों को साथ में मिलके जो बाउंड्री कंडीशन है उसको क्या करना होगा, सेटिस्फाई करना होगा। और बाउंड्री कंडीशन क्या है कि एट R इज इक्वल टू R पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो वहां पे रख देंगे। सो हम यहां पे लिखेंगे बट फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन, क्या है बाउंड्री कंडीशन, एट R इज इक्वल टू R V शुड बी जीरो। तो एट R इज इक्वल टू R V शुड बी जीरो, तो यहां से मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ये हो जाएगा हमारे पास जीरो इज इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो दोनों से कॉमन आ रहा है, राइट, यहां जाएगा हमारे पास Q अपॉन, यहां क्या बचेगा हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा, ठीक है, प्लस Q डैश अपॉन, यह आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2BR cos थीटा। अब देखिए हमें यहां से अब Q डैश की वैल्यू और किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, B की वैल्यू, क्योंकि दोनों हमने एज्यूम किया हुआ है Q डैश और B क्या है, जो इमेज चार्ज है उसकी सेंटर से डिस्टेंस, राइट, दोनों हमें यहां से कैलकुलेट करने हैं। तो यहीं से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, ये पार्ट तो चला जाएगा यहां, तो ये तो जीरो हो जाएगा, करेक्ट। अब इस सम को अगर मैं बोल रहा हूं, इस सम को अगर क्या होना है, जीरो होना है, तो इसका मतलब है जो Q डैश है और Q है दे शुड बी अपोजिट इन साइन। तो यहां पे हम नंबर 1 कंक्लूजन लिख देते हैं, पहला दिस अबव सम कैन बी जीरो इफ एंड ओनली इफ Q डैश इज सम नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ Q, यानी कि Q डैश और Q अपोजिट साइन के, और हम लिख सकते हैं Q डैश एंड Q मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट साइन, राइट, Q डैश और Q क्या होने चाहिए, Q आपस में अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो ये कंक्लूजन एक तो हमारा यहां निकल गया, वो हमने लास्ट लेक्चर में भी निकाला था। अब हम यहां पे बात करते हैं, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहां बचेगा Q अपॉन अंडर रूट,
ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा क्यू डैश अपॉन अंडर रूट, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2BR कॉस थीटा। देखिए इस पूरी इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, देखिए ये तो बन जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सिंपली बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2BR कॉस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्यू डैश का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा वाली टर्म्स को अलग लिखेंगे और बाकी क्योंकि बी ए स्क्वायर बी ए आर स्क्वायर ये सब टर्म्स कांस्टेंट है तो इनको अलग लिख लेंगे। केवल यहाँ पे वेरिएबल जो हो रहा है क्यू तो वेरिएबल है ही, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल थीटा है तो थीटा वालों को एक साथ और बाकी सबको एक साथ। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम, देखिए यह आ जाएगा क्यू स्क्वायर, यह आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां से आ गया राइट, इधर से जब हम लेके आएंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ जाएगा माइनस क्यू डैश स्क्वायर और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे प्लस लिखते हैं। देखिए ये वाला जब टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए ये बनेगा हमारे पास क्यू डैश स्क्वायर 2AR राइट, कॉस थीटा हम बाद में लिखेंगे क्योंकि कॉस थीटा दोनों के पास है। और देखिए यहां से जो टर्म आएगा वो नेगेटिव का होगा क्योंकि राइट साइड में है, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर 2BR। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब देखिए यहां पे क्या है, कॉस थीटा वेरिएबल है राइट, और ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है। अब समझिए ये कुछ इसी तरीके की इक्वेशन है कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब है, आप ऐसा लिख सकते हैं इसको 0 इंटू एक्स प्लस 0 राइट। तो अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ x का कोफिशिएंट a है, यहाँ x का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ कांस्टेंट 0 है, इसका कांस्टेंट 0। वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल cos थीटा है, तो राइट हैंड साइड में cos थीटा का कोफिशिएंट क्या है 0। देखिए थीटा वेरिएबल है, कैसे वेरिएबल है, अगर मैं इस P पॉइंट को अगर यहां पे ले लूंगा तो तब जो R वेक्टर बनेगा उसके लिए ये बनेगा, तो अब थीटा ये होगा, तो थीटा पॉइंट के साथ वेरी कर रहा है इसलिए थीटा वेरिएबल क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब मैं यहां पे बात कर सकता हूं कि अगर ये पूरा टर्म 0 आ रहा है इसका मतलब अकेला ये टर्म 0 होगा और ये वाला कांस्टेंट वाला टर्म भी क्या होगा, अपने आप में 0 होगा। सो मैं यहां से क्या कंक्लूड कर सकता हूं, यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं दो चीजें। पहली चीज क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पहली चीज तो कंक्लूड कर सकते हैं क्यू स्क्वायर या जगह बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस क्यू डैश स्क्वायर ए स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस क्यू डैश स्क्वायर आर स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्यू डैश स्क्वायर, अच्छा 2R कॉमन ले सकते हैं तो 2R हमने कॉमन ले लिया, क्यू डैश स्क्वायर ए माइनस क्यू स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0 आ गया। तो यहां से देखिए 2R तो नीचे जाके 0 हो गया, तो ये आ गया क्यू डैश स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी, तो यहां से आ जाएगा क्यू डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी अपॉन ए, तो यहां से क्यू डैश क्या आएगा प्लस माइनस क्यू अंडर रूट बी अपॉन ए। लेकिन आपको कौन सा साइन लेना है क्यू डैश का, हमने देखा था जो क्यू होगा उसका ऑपोजिट साइन, अभी हमारे पास क्यू पॉजिटिव वाला है तो इसलिए क्यू डैश कैसा आएगा माइनस क्यू आएगा। ये हमारा सबसे पहला कंक्लूजन था कि जो क्यू डैश और क्यू होंगे वो ऑपोजिट साइन के होंगे। तो यहां से हमने क्यू डैश की वैल्यू निकाली बी और ए के टर्म में, लेकिन ध्यान रखिएगा बी हमें अननोन वैल्यू है तो ये क्यू डैश फाइनल वैल्यू नहीं निकली है अभी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्यू डैश को यहां सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो जब इस क्यू डैश को यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस, देखिए यहां पे जब हम रखेंगे क्यू डैश स्क्वायर, तो क्यू डैश स्क्वायर की ये वाली वैल्यू रख सकते हैं क्यू स्क्वायर बी अपॉन ए, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बी अपॉन ए
दैट इज क्यू स्क्वायर इंटू ए आ गया ये, माइनस क्यू डैश स्क्वायर के रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर बी अपॉन ए इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, यहां पे ये ए स्क्वायर है तो इससे ये पावर कैंसिल हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, यहां से हमें क्यू स्क्वायर कॉमन लेना है तो क्यू स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। और यहां क्या बचेगा, माइनस यहां पे ए बी बचेगा, ए बी बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर, यहां पे ये बी स्क्वायर और इसमें से b कॉमन ले लेंगे तो b कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसके पास b बचेगा या इसके पास बचेगा माइनस आर स्क्वायर बाई ए बचेगा। ठीक है, यहां से देखिए हम क्या कॉमन ले रहे हैं, यहां से हम कॉमन लेंगे माइनस ए कॉमन लेंगे, राइट। तो माइनस ए कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए ये तो बचेगा b प्लस का, और ये आर स्क्वायर के पास तो a है नहीं तो डिवाइड हो जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर, यहां जाएगा b माइनस आर स्क्वायर बाई ए कॉमन आ जाएगा, और यह आ जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया क्यू स्क्वायर, और यहां से हम देखेंगे तो ये दो सॉल्यूशंस हमें मिल गए, यानी कि b इज इक्वल टू एक तो a हो सकता है और एक होता है b इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई ए, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो देखिए ये तो पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, करेक्ट, क्योंकि ये हर समय एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि a तो हम कहीं भी ले सकते हैं ना। तो अगर a को हमें कहीं भी ले सकते हैं तो a तो r से बड़ा है। ठीक है, तो वो क्या बोलना चाह रहा है यहां पे, देखिए, सिंस ये पॉसिबल क्यों नहीं है, सिंस a इज ग्रेटर देन r, यानी कि b भी r से बड़ा हो जाएगा, और b r से बड़ा होने का क्या मतलब है कि जो सॉल्यूशन है, यानी कि जो इसमें चार्ज है r से बड़ा होने का मतलब है स्फीयर से बाहर बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। इमेज तो कहां बननी चाहिए, अंदर बननी चाहिए, तो इसलिए हम लिख सकते हैं दिस सॉल्यूशन इमेज इज फॉर्म्ड आउटसाइड स्फीयर, और ये नॉट पॉसिबल, राइट। तो हमारे पास कौन सा पॉसिबल सॉल्यूशन है हमारे पास, अब हमारे पास है b इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन ए, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ध्यान रखिए ये रिलेशन कितना आसान है याद रखने के लिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। बी क्या है, दैट इज इमेज जो है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और ए क्या है, ए है हमारा चार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और आर क्या है हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास b की वैल्यू हमने निकाल ली, हमें पहली चीज बोल रखी थी कि b की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो इमेज चार्ज बनेगा उसकी डिस्टेंस निकालनी है। दूसरा हमें बोला था इमेज चार्ज निकालना है। अब देखिए इमेज चार्ज तो ये है, लेकिन ये b की टर्म में है, लेकिन b तो अननोन है हमारे लिए, तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन हम क्या करेंगे, ये वाला रिलेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर क्यू डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, क्यू डैश हमारे पास है माइनस क्यू स्क्वायर रूट बी अपॉन ए। आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं, लेकिन b की जगह हम क्या रखेंगे, आर स्क्वायर बाई ए। सो ये आ जाएगा माइनस क्यू अंडर रूट, ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई ए, और a ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा माइनस क्यू आर अपॉन ए, यानी कि क्यू डैश की वैल्यू आ गई माइनस क्यू आर अपॉन ए। देखिए आर भी नोन था, स्फीयर की रेडियस, ए हमें नोन थी, तो ये पूरा जो क्यू डैश है वो नोन वैल्यूज की टर्म्स में आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। प्लेन के केस में क्यू डैश क्या होता है, माइनस क्यू होता है, और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होती है वो क्या होती है, जस्ट माइनस डी हो जाती है। इस केस में जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो होगी आर स्क्वायर बाई ए, और जो इमेज चार्ज है वो होगा माइनस क्यू आर अपॉन ए। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहां तक। चलिए अब हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया इमेज चार्ज, सो दिस इज इमेज चार्ज, राइट, एंड दिस इज इमेज चार्ज डिस्टेंस, हमने दोनों निकाल लिए।
इमेज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। पहला पार्ट क्या था, इमेज चार्ज एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा पार्ट निकालना है हमें, क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, देखिए पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो लेट से मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं। लेट से ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। कहीं हमने इक्वेशन नंबर 1 डाली है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास। लेट से ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो अब हम लिखेंगे सेकेंड चीज हमें निकालनी है पोटेंशियल V एट r, थीटा, फाई। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को लिखूं तो क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना है, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है Q, दैट इज Q अपॉन, राइट, अंडर रूट, ये है a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, माइनस Q डैश है, तो Q डैश की जगह हम क्या रखेंगे, Q r अपॉन a, और प्लस है यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Q r अपॉन a डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अंडर रूट में क्या है, यहाँ पे है r स्क्वायर या b स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2br cos थीटा। आप चाहे तो b की वैल्यू भी रख सकते हैं, तो b की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, Q r अपॉन a। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा Vp इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए Q बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। ठीक है, और यहां देखिए Q तो बाहर चला गया, r हम यहीं रहने देंगे, तो ये आ जाएगा r अपॉन a नीचे आ जाएगा, और a से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट, a अंदर जाएगा तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि a बाहर से अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab r cos थीटा। क्लियर है इतना। अब देखिए ध्यान से, तो ये आ जाएगा Vp यानी कि एट पॉइंट P, ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा माइनस r अपॉन, नीचे आ जाएगा हमारे पास। देखिए अब हमें पता है, यहां पे हमने रिलेशन निकाला था, क्या निकाला था, ab की वैल्यू क्या है, r स्क्वायर है, राइट, या b की वैल्यू r स्क्वायर अपॉन a है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ab की वैल्यू r स्क्वायर रखेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा r टू द पावर 4 प्लस r स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी ये a स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो दिस विल बी माइनस 2a स्क्वायर, b की जगह हम रख सकते हैं r स्क्वायर बाई a, और ये आ जाएगा r cos थीटा। अब देखिए इस v को, अब ध्यान से देखिए v किस किस पे डिपेंड कर रहा है, कि स्मॉल r पे डिपेंड कर रहा है और थीटा पे, फाई पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए vp को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं v, तो vp एंड v r कोमा थीटा कोमा फाई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो r और थीटा पे ही डिपेंड कर रहा है, तो ये v r और थीटा पे ही डिपेंड कर रहा है। सो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ a से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, राइट, माइनस r अपॉन क्या बचेगा हमारे पास, अंडर रूट, ये बचेगा r टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2ar r स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, ये हमारे पास v r कॉमा थीटा की वैल्यू बची, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। आपको ये एक्सप्रेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो आप आसानी से निकाल पाएंगे इसको। ये तो हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमें तीसरा पॉइंट क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला था, तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड V पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, सबको पता है रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। तो अब हमें ग्रेडियंट किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, स्पेरिकल के फॉर्म में। तो ग्रेडियंट ऑफ V स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या लिखेंगे, अभी तक आपको याद होना चाहिए 1/f, यानी कि 1/f, f कितना होता है स्पेरिकल के लिए 1, तो ये आ जाएगा 1/1 del V ओवर del r r कैप प्लस 1/g, 1/g क्या होगा स्पेरिकल पोलर में r, यानी कि 1/r del V ओवर del थीटा थीटा कैप प्लस 1/h, यानी कि 1/r साइन थीटा del V ओवर del फाई फाई कैप। अब देखिए हमारा जो V है वो r और थीटा पे ही डिपेंड कर रहा है, यानी कि थर्ड टर्म तो आएगा नहीं, तो केवल फर्स्ट और सेकंड टर्म्स आएंगे। तो देखिए हम फर्स्ट और सेकंड टर्म अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि अदरवाइज काफी लंबा लाइन जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम del V ओवर del r कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए Q/4πε0 तो कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन किस फॉर्म में, 1/√x, तो अगर 1/√x का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे, x टू द पावर -1/2, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा n x टू द पावर n-1, राइट। तो n-1 करेंगे तो -1/2 आगे आएगा, -1 आएगा, यानी कि x की पावर -3/2, यानी कि डिनोमिनेटर में आएगा x की पावर 3/2। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/x हमारा क्या है इस समय, ये पूरा टर्म x है, तो ये आ जाएगा हमारे पास a² प्लस r² माइनस 2ar cos थीटा इसकी पावर 3/2। अब हमारे पास -1/2 भी आना था, तो ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो 1/√x का डिफरेंशिएशन मैं लिख देता हूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2 x टू द पावर 3/2। लेकिन ये x तो था नहीं, या r तो था नहीं, या r का फंक्शन था, तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चेन रूल आप सभी को पता है, तो जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोबारा से तो हमें क्या मिलेगा बताइए, ये मिलेगा अंदर जो टर्म है दैट इज 2r माइनस 2a cos थीटा, ठीक है। यहां भी वही चीज होगा, देखिए माइनस साइन ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा r और बाई 2 डिफरेंशिएशन से आया, राइट, और इसकी पावर भी 3/2 हो जाएगी, तो इसकी पावर 3/2 होगी, तो यानी कि क्या आ जाएगा r टू द पावर 4 प्लस a² r² माइनस 2ar r² cos थीटा इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। अब बताइए इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा 2a² r माइनस, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2a r² cos थीटा। क्लियर है, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब बस इसको रीअरेंज कर लीजिए, देयरफॉर del v ओवर del r आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू Q/4πε0। देखिए 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बनेगा माइनस, ये आ जाएगा r माइनस a cos थीटा अपॉन यहाँ जाएगा a² प्लस r² माइनस 2ar cos थीटा टू द पावर 3/2 प्लस, देखिए यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर से और उससे कैंसिल हो जाएगा, तो r बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा a² r माइनस ar² cos थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट, अंदर क्या बचेगा r टू द पावर 4 प्लस a² r² माइनस 2ar r² cos थीटा टू द पावर 3/2। तो ये del v ओवर del r हमारा आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, दूसरा टर्म कैलकुलेट करना है del v ओवर del थीटा, और फाइनली उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा e निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा del v ओवर del आ गया। नाउ हमें कैलकुलेट करना है del v ओवर del थीटा। तो del v ओवर del थीटा कैलकुलेट कैसे करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, एग्जैक्टली सेम करेंगे जैसे हमने r के रेस्पेक्ट में किया था। q अपॉन क्या आ जाएगा 4πε0। ये भी फिर से वही, थीटा की पावर भी 1/2 है, तो वही 1/√x, 1/√x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस 1/2 x टू द पावर
-3/2, तो -1/2 यानी कि 1/2 आ जाएगा, यानी कि 2 आ गया। और x क्या है हमारे पास, ये पूरा का पूरा फंक्शन दैट इज a² + r² माइनस 2ar cos थीटा इसकी पावर 3/2। आप बताइए, क्योंकि ये थीटा तो था नहीं, थीटा का फंक्शन था, तो उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा, यानी कि इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन दोबारा थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। देखिए पहला टर्म भी 0, दूसरा भी 0, क्योंकि दोनों टर्म थीटा नहीं है। तीसरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस दैट इज 2ar साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये r तो यहीं पे रहेगा, लेकिन ये फिर से 1/√x की फॉर्म में, 1/√x का फिर से -1/2 आएगा और x की पावर -3/2 आएगी, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा फिलहाल के लिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय इसकी पावर 3/2 लिख देंगे, तो r⁴ प्लस a² r² माइनस 2ar r² cos थीटा इसकी पावर कितना लिख देंगे, 3/2 लिख देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यही टर्म सर्वाइव करेगा। देखिए कॉस का माइनस साइन होगा, और माइनस साइन होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2ar कैपिटल r², और ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा q/4πε0। देखिए हम स्ट्रेटेजिकली यहाँ से स्मॉल r को कॉमन ले रहे हैं, आपको समझ में आएगा क्यों कॉमन लिया हमने, स्मॉल r कॉमन ले लिया और बाकी सबको अंदर ही रहने दिया, तो ये आ जाएगा -a साइन थीटा अपॉन क्या बचेगा हमारे पास, a² + r² माइनस 2ar cos थीटा, और ये आ जाएगा 3/2 पावर, और ये आ जाएगा प्लस आएगा, और यहाँ क्या बनेगा r r³ बन जाएगा, और यहाँ पे देखिए हमने r तो कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा ar³ साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा r⁴ प्लस a² r² माइनस 2ar r² cos थीटा इसकी पावर कितनी बन जाएगी, 3/2। सो ये हमारे पास आ गया डेल v/डेल थीटा की वैल्यू, राइट। लेकिन हमें यहां किसकी वैल्यू चाहिए थी, डेल v/डेल थीटा अपॉन r की वैल्यू चाहिए थी, देख रहे हैं आप, इसकी वैल्यू चाहिए थी। तो हमने क्या किया, डेल v/डेल थीटा की वैल्यू में r आ रहा था, इस r को उठा के यहां से उठा के यहां लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत, तो ये अब वैल्यू आ गई सेकेंड टर्म की। ठीक है, अब देखिए अब इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हैं, अब अगर हम इनको लिखने बैठेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ग्रेडियंट ऑफ v, यानी कि माइनस, यहां हम माइनस अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस डेल v/डेल r कैप माइनस 1/r डेल v/डेल थीटा कैप। तो अब क्या करना है, बस इन वैल्यूज को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर ई का एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखिए ध्यान से, ई इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा काफी लंबा एक्सप्रेशन आएगा, माइनस साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, q/4πε0, ये तो दोनों से बाहर आएगा, देखिए इसके पास भी है और इसके पास भी है, दोनों से बाहर आ गया। देखिए माइनस साइन से जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास हम डेल v/डेल r की वैल्यू रख रहे हैं अभी, सो ये आ जाएगा हमारे पास r माइनस a cos थीटा डिवाइडेड बाय, यहां जाएगा हमारे पास a² प्लस r² माइनस 2ar cos थीटा इसकी पावर 3/2, और ये आ जाएगा r कैप। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा माइनस r, यहाँ जाएगा a² r माइनस ar² cos थीटा डिवाइडेड बाय, राइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये r⁴ प्लस a² r² माइनस 2ar r² cos थीटा इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये 3/2, ये भी r कैप हो जाएगा, तो इनफैक्ट ये r कैप में बाहर ही लिख लूंगा इसके, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा r कैप वाला टर्म। ठीक है, तो ये r कैप लिख लिया हमने, माइनस को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको प्लस फॉर्म में लिखेंगे, तो प्लस
1 अपॉन आर डेल वी ओवर डेल थीटा, 1 अपॉन आर डेल वी ओवर डेल थीटा की ये वैल्यू है। क्लियर है? तो अब हमने यहां से देखिए 1 अपॉन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर है, इसकी वैल्यू रख दीजिए, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा ए साइन थीटा अपॉन यहां जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3/2, और माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा ए आर क्यूब साइन थीटा ओवर यहां जाएगा हमारे पास r⁴ प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 2ar आर स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर है? और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां आ जाएगा थीटा कैप। तो देखिए इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर दिस सिस्टम। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सिस्टम हैविंग ए ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r and a point charge which is kept at a distance a from the center of the sphere। ठीक है? तो देखिए इसमें a स्मॉल r और कैपिटल R ही आपको दिखाई दे रहे होंगे, b कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि b को हमने क्या कर लिया था, रिप्लेस कर दिया था। क्लियर है? आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें कैलकुलेशन टफ नहीं थी या कुछ ऐसा बहुत बड़ा कंसेप्ट हमने अप्लाई नहीं किया, बस इसमें क्या था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन थी, राइट? हमको बहुत माइन्यूटली कैलकुलेशन को करना पड़ा, बस इतना अंतर है। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसको टफ बनाता हो, राइट? काफी आसान है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा आपको ध्यान से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब समझते हैं। कोई स्फीयर है, जैसे सपोज कीजिए ये स्फीयर है, राइट? तो इस स्फीयर में अगर मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो आर डायरेक्शन में है और एक थीटा डायरेक्शन में, तो थीटा डायरेक्शन आपको पता है किधर होती है, टेंजेंट पे होती है, राइट? स्फीयर के टेंजेंट पे। आपको अगर ध्यान हो, जब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कराए थे, वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस, जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट है, उसमें हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो थीटा कैप की डायरेक्शन ये है और ये आर कैप की डायरेक्शन है, यानी कि आर कैप की डायरेक्शन वाला फील्ड तो है ये वाला जो आर कैप के मल्टीप्लाई में है, और थीटा कैप की डायरेक्शन वाला फील्ड है ये वाला, राइट? तो ये वाला जो फील्ड है ये तो होगा टेंजेंशियल, राइट? ये टेंजेंट पे है, और ये वाला जो फील्ड होगा ये होगा रेडियल, राइट? यानी कि रेडियस की तरफ होगा ये वाला, राइट? और ये टेंजेंट की तरफ, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट की तरफ ये वाला इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमको ये बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि जब हम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो रेडियल कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं ई आर, और इस कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं ई थीटा। जस्ट हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा है। अब नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना था इस प्रॉब्लम में, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया है, हमने इमेज चार्ज। हमें अब कैलकुलेट करना है इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी ऑन स्फीयर। तो स्फीयर के ऊपर इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। अब जैसे ही आपने ये देखा होगा, क्योंकि आपने पीछे काफी लेक्चर में सीख लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी निकालनी है, और ये कंडक्टिंग स्फीयर था, तो कैसी चार्ज डेंसिटी होगी? क्लियर सी बात है, सरफेस चार्ज, क्योंकि कंडक्टर पे जो भी चार्ज डेंसिटी होती है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, यानी कि इसमें सिग्मा होगा। अब सिग्मा निकालना है, सिग्मा निकालना है तो किससे निकालना पड़ेगा? बाउंड्री कंडीशन से। क्या है बाउंड्री कंडीशन? ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन हमें तो सिग्मा इंड्यूस्ड निकालना है, तो हमने लिख दिया सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं एट बाउंड्री। बाउंड्री क्या है हमारी? बाउंड्री ये है जहां पे कि हमें पता है v इज इक्वल टू क्या है? 0 है, ग्राउंडेड है। ये स्फीयर क्या है? ग्राउंडेड गिवन है। तो बाउंड्री क्या है? एट बाउंड्री r इज इक्वल टू कैपिटल R। अब बात करते हैं कि E परपेंडिकुलर अबव क्या होगा और E परपेंडिकुलर। देखिए इस बाउंड्री में हमने बताया था अबव और बिलो कैसे निकालेंगे। तो अबव उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट बढ़ रहा होगा। तो देखिए इस तरफ जब हम देखेंगे तो R बाहर की तरफ बढ़ेगा, तो ये अबव वाला कंपोनेंट होगा,
और बिलो वाला जिधर को आर घटेगा, तो आर अंदर की तरफ आते हुए घटेगा, तो वो बिलो वाला कंपोनेंट हो गया। अब देखिए आपको पता है ये कंडक्टिंग स्फीयर है, राइट, और इसके बिलो अगर मैं बात करूं तो आपको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। कंडक्टर की पहली प्रॉपर्टी, राइट, कि कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो यही कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि बिलो वाला तो हो गया जीरो। अब बचा अबव वाला। अबव वाला कौन सा है, जो कि बोला परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अबव कौन सा वाला कंपोनेंट है, आर कैप वाला कंपोनेंट, यानी कि कौन सा कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट, यानी कि हमको ये वाला पार्ट चाहिए, केवल दूसरा पार्ट नहीं चाहिए। टेंजेंशियल वाला तो इस बाउंड्री के क्या है, पैरेलल है, राइट, ये बाउंड्री है, बाउंड्री के पैरेलल, वो नहीं चाहिए क्योंकि ये कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर वाली। तो अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। याद रखिए स्मॉल आर जहां पे भी होगा वहां पे हमें क्या रख देना है, कैपिटल आर, और कौन सा वाला पार्ट लेना है, केवल ये वाला पार्ट। तो लिख दीजिए क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो यहां हो गया, स्मॉल आर की जगह हमें कैपिटल आर रखना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल आर माइनस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, यहां आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, इसकी पावर 3/2 आ जाएगी, माइनस आर, ये तो है ही, ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर माइनस AR स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉस थीटा, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड में आ जाएगा हमारे पास r⁴ प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2a। देखिए स्मॉल आर है उसकी जगह कैपिटल आर रखेंगे, देखिए r इंटू आर स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा r⁴, ये आ जाएगा कॉस थीटा, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3/2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, यही हमने लिखना था, ये हमने लिख दिया E परपेंडिकुलर अबव एट R इज इक्वल टू R। ये किसके बराबर है, क्योंकि माइनस जीरो है, इज इक्वल टू कितना है, सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस अब इसको सॉल्व करके आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंड्यूस्ड की वैल्यू निकालनी है, तो सिग्मा इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, Q अपॉन 4 पाई बार ही है, राइट, अंदर आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं R माइनस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2, माइनस, देखिए यहाँ से R कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ जाएगा आर स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे AR कॉस थीटा, क्लियर है, डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, नीचे से ऐसा कीजिए, नीचे से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। देखिए नीचे से जब आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो उसकी पावर 3/2 कॉमन आएगी, यानी कि 3/2, यानी कि r³ आ जाएगा बाहर, अगर अंदर से आर स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा r³। अंदर क्या बचेगा, देखिए अंदर से हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। देखिए इससे ये एक पावर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये आ जाएगा अब सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई, देखिए इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, इसकी पावर 3/2, दोनों से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास, देखिए R माइनस ए कॉस थीटा यहाँ बचा, और देखिए ए स्क्वायर अपॉन आर आएगा यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस AR कॉस थीटा अपॉन R, दैट इज ए कॉस थीटा। तो देखिए ए कॉस थीटा से ए कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए अब, तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई, इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, इसकी पावर 3/2, और यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा R, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बस अब इसको रीअरेंज कर लीजिए एक बार अच्छे से, तो ये इसको हम लिख सकते हैं Q R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई R, यहाँ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, इसकी पावर 3/2। तो ये आ गया हमारे पास सिग्मा इंड्यूस, जो कि किस पे इंड्यूस होगा, स्पेरिकल सरफेस पे जो इंड्यूस होगा, जो ये सरफेस है इसकी बाहर की साइड पे जो इंड्यूस होगा चार्ज,
इसकी तरफ जो इंड्यूस होगा, क्योंकि हमने क्या रखा हुआ है, Q यहाँ रखा हुआ है, तो इसकी वजह से इस सरफेस पे इंड्यूस होने वाला है चार्ज, तो वो जो चार्ज इंड्यूस होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ये होगी। अब देखिए ये कैसी चार्ज डेंसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म, राइट। आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे डिपेंड कर रही है, जो कि पोजीशन कोऑर्डिनेट है। और कोई भी चार्ज डेंसिटी अगर या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर स्पेस कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस जो कैलकुलेशंस हैं जो आपको देखने को लग रहा होगा कि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, राइट। तो बड़े ध्यान से माइन्यूटली आपको करना होगा, हर एक चीज को आपको बड़े ध्यान से देख के चलना होगा, ठीक है। सो ये आपका सिग्मा इंड्यूस्ड आ गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट पार्ट हमें कैलकुलेट करना है, हमने इंड्यूस चार्ज निकाल लिया, अब हमें नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज ऑन प्लेन, ये आपको कैलकुलेट करना है। सो देखिए आपको सिग्मा पता चल गया, सिग्मा से चार्ज कैसे निकालेंगे, सिग्मा ds, ds किसका होगा, स्फीयर का होगा। सो ds क्या होगा, यहाँ पे ds हो जाएगा आपका, क्योंकि r कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई, ठीक है। तो ये आपका ds हो जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज निकालना है। तो फोर्स, क्योंकि आपको क्यू डैश पता है, क्यू पता है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं आई होप। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आपके लिए एज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, तो इसको आप कीजिएगा। पहले इस डेरिवेशन को पूरी अच्छी तरीके से साथ में कीजिएगा और उसके बाद इन दोनों को टोटल चार्ज आपको निकालना है और फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज आपको निकालना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और साथ ही ये जो 2 पॉइंट्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी है इसको हम पहले डिस्कस कर लेंगे।